हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एनआरवी मेथड। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे फिजिकल यूनिट मेथड जिसमें रेशियो में बांटना होता है, ठीक है। आज पढ़ेंगे एनआरवी मेथड। आओ थोड़ा एनआरवी के बारे में बता दे तुम्हें। देखो रॉ मटेरियल आया और मान लो दो प्रोडक्ट आए ए और बी। यहाँ पर जो भी लगेगा खर्चा ये है अपना जॉइंट कॉस्ट, और जॉइंट कॉस्ट को अपन बोलते हैं प्री सेपरेशन कॉस्ट। प्री सेपरेशन ये अपन ने पहले ही देख लिया था पिछली क्लास में। जिस मशीन से दोनों बाहर आते हैं, जिस पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ, ठीक। अब इसके बाद ये आगे जाएंगे मशीन में, अगर ये प्रोसेस होंगे तो ये कहलाएंगे, यहाँ लगेगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसे पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, साथ में कोई खर्चा है सेलिंग एक्सपेंस तो वो लगेगा, वो कहलाएगा टोटल कॉस्ट। उसके बाद प्रॉफिट सेल, यानी अगर उल्टा चले तो सेल माइनस प्रॉफिट टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में इफ एनी टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट, टीपीसी, टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। उसके बाद लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। ये उल्टा चले अपन। पिक्चर समझ में आ गई? सेल में से प्रॉफिट लेस करेंगे, टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट में से लेस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस अगर हो तो, है ना। उल्टा चल रहा है ना, सेल माइनस प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंस, टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट में फर्दर कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है, जॉइंट कॉस्ट होता है। फर्दर लेस कर दो जॉइन आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, असल में ये क्या होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ आता है एनआरवी, इसे ही एनआरवी बोलते हैं। ये लेस करके जो आता है लास्ट में, इसे बोलते हैं अपन एनआरवी, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आओ देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। एन एंटिटी इनकर्स अ जॉइंट कॉस्ट ऑफ 64,500। 64,500 की हमें जॉइंट कॉस्ट दे रखी है। लल्लू क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दम नहीं है। 64,500 की जॉइंट कॉस्ट दे रखी है। उसके बाद ए बनाया 200 यूनिट और बी बनाया 200। 270 का, ये 260 का, ठीक है। और ये क्या है, 86,000 बाई सेलिंग एनहांस सेल रेवेन्यू ऑफ 86,000। अच्छा ठीक है, ये दोनों मिलकर 86,000 बन रहे होंगे, ठीक है। ये इंटू ये और ये इंटू ये 86 बन रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, बिना मतलब एक तरीके से बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 86। क्या करेंगे हम 86 का? उसके बाद दे रखा है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग 4 और 32 दे रखी, ठीक है। आओ उल्टा चलते हैं। सबसे लास्ट में था सेल, उसमें से लेस करते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सेल ले लिया बनने 200 इंटू 70, 200 इंटू 260, 200 इंटू 170, 200 इंटू 260, ये सेल आ गई। प्रॉफिट के बारे में कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं। सेलिंग एक्सपेंस नाम की कोई चीज़ है क्या? नहीं। प्रॉफिट भी नहीं है, सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं है। अब एक ही चीज़ बची, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से रखिए 4 और 3200, 4 और 3200 लेस कर दिया, एनआरवी आ गई, खत्म।
भाई देखो ना, ये कितनी चीज़ अपन लेस करते हैं, 1 2 3, फिर आता है एनआरवी। ठीक, अब तीनों में से 2 तो है ही नहीं, तो अकेली यही है फर्दर प्रोसेसिंग, तो बस इसको लेस कर दिया, एनआरवी आएगी। 3 चीज़ लेस करने में एनआरवी आता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब 3 में से तुम्हारे पास जो हो लेस कर दो, एनआरवी आ जाएगा। ठीक है, अब ये एनआरवी का फॉर्मेट बता रखा था उन लोगों ने, 3 चीज़ लेस करते हैं, 1 2 3 डायरेक्ट लेस कर दी, मैं नाम लिखकर लेस करता हूँ, टोटल कॉस्ट फिर टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो ये एनआरवी आई 30,000 और 20,000। ठीक है, इसके रेशियो में बांट देंगे अपन 64,000 को, सॉरी 64 है ना, हाँ 64,500 को 3 और 2 के रेशियो में बांट देंगे। बढ़ गया और ये है। कोई डाउट हो तो बोलो इसमें, एनआरवी में कोई डाउट है पैसा नहीं? पक्का? यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट मार्केट वैल्यू। आओ अगला देखते हैं क्या है, ये देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्या लेना है, मार्केट वैल्यू पे बांटना है। आओ मार्केट वैल्यू पे बांटे, वही क्वेश्चन है पहले वाला 64,500 का 200 200 86,000। ठीक है, वही सेम है बिल्कुल, 170 और 260। अब मार्केट वैल्यू पे बांटना है, मतलब अब इस पे बांट दो 34 और 52 पे। 34 और 52 86, ये 86 में बांट दिया, खत्म। 64,500 की परसेंटेज निकालो, कितना परसेंट होता है 66। 64,500 सेल का कितना परसेंट होता है? अब दोनों की सेल अलग अलग है ही से अपने पास 34-52 है ना, तो 34 का 75% और 52 का 75%, ये बढ़ गया खर्चा 64,500। ये दोनों मिलाकर 64,500। समझ में आता है? देखो असल में क्या होता है कि प्रॉफिट सब कुछ लेस करने के बाद लास्ट में अपने आप ही जॉइंट कॉस्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, वही मेथड एनआरवी मेथड होता है। लेकिन चक्कर ये है कि अपने पास सारी आइटम होती नहीं है माइनस करने की, तो फिर अपन क्या करें, तो लिमिटेड आइटम होती है, तो फिर जो आता है ना माइनस करने के बाद उसको अपन एनआरवी बोलते हैं, फिर उसके रेशियो में अपन जॉइंट कॉस्ट को बांटते हैं, तो शायद मिल जाती। ठीक है, आ जाओ। चलो ये चीज़ समझ में आ रही है क्या किया? अरे कुछ भी नहीं किया यार, 64,500 को इसी रेशियो में बांट दिया, इस वाले रेशियो में बांट दिया, 34 और 52 के रेशियो में, खत्म। ठीक है, मार्केट वैल्यू ये होता है। अभी क्या किया, 4 और 32 लेस करके इस रेशियो में बांटा, और अगला मेथड था मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू पे बांट दिया 34 और 52 पे। 64,500 को इस रेशियो में बांट दो 34 52 के, ये आ जाएगा। ये परसेंटेज निकाल के बांट रहा है, बड़ा फ्री आदमी है। ठीक है, ये एक तरीका ये भी होता है परसेंटेज निकाल के बांटने का। ठीक, बढ़ो आगे यहाँ से। अब आता है मेथड मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ऊपर भी मार्केट वैल्यू था, नीचे ही मार्केट वैल्यू है। ठीक है, वो बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग था, ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है। ठीक है, वो फर्दर प्रोसेसिंग पहले वाला था। अब आफ्टर के लिए आफ्टर वाली सेल वैल्यू गिवन होगी, यहाँ दे रखा है आफ्टर वाली सेल वैल्यू, देखो 200 और 300, ये आफ्टर वाली। देखो ना ऊपर सेल वैल्यू क्या थी, यहाँ सेल वैल्यू थी 170 और 260, ये मिल गया, ये बढ़ गई हो गई 200 और ये बढ़ के हो गई 300, 200 300 आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। वैसे ही प्रोसेसिंग के बाद सेल वैल्यू बढ़ जाती है, किसी चीज़ को और प्रोसेस करके बेचोगे तो ज़्यादा रुपया आएगा। समझ में आई बात? तो बस उसके वैल्यू में बांट दिया, करोगे इसको यार 200 × 200 200 × 300। समझ में आ रहा है? इस रेशियो में बांट दिया, मतलब ये 1 लाख में बांट दिए। चलो बढ़े आगे। हाँ, ये वाला प्रोसेस, जो माल हम बना रहे थे उसे अगर हम हाथों हाथ बेचे तो हमारे पास आ रहा था 170 रुपया और 260 रुपया। फर्दर प्रोसेस करके बेचे तो 170 आ रहा था, उसकी जगह 200 आएगा, उसकी जगह 200 आएगा। ठीक है, 260 आ रहा था बी में, ठीक है, उसको फर्दर प्रोसेस करके बेचो तो 300 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग के बाद की मार्केट वैल्यू है। अभी एक प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू 200 300, हमने 200 यूनिट बनाए दोनों के ए बी के, तो 200 × 200 ए की सेल वैल्यू, 200 × 300 बी की सेल वैल्यू में बांट दो, 40 60 के रेशियो में बांट दिया।
आगे समझ में? पक्का? बढ़ो आगे। सेल वैल्यू पे बांट रहा है बस, सेल वैल्यू पे। ऊपर सेल वैल्यू थी 170 और 260, तो उसके रेशियो में बांट दिया। सेल वैल्यू पे लेते, सेलिंग प्राइस पे लेते, वैल्यू निकालते, वैल्यू ऊपर था 170 और 260। प्यारे बच्चों मेरे देखो, ये अपना एक क्वेश्चन है, इसमें ये जॉइंट कॉस्ट है। जॉइंट कॉस्ट के बाद 200 यूनिट को अपन 170 में बेचते हैं और बी की 200 यूनिट को अपन 260 में बेचते हैं। इन दोनों को इंटू करने से ये सेल वैल्यू आती है। सेल वैल्यू 34,000 और 52,000। इस सेल वैल्यू पे अगर इसको बांटे तो मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड कहलाता है। कौन सा मेथड कहलाता है? मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। समझ गए बात? अब अगर एनआरवी में बांटना है तो एनआरवी बांटने पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा, उसके बाद एनआरवी आएगी। इस रेशियो में बांटे तो ये एनआरवी मेथड कहलाता है। ये आया समझ में? इसके बाद अपन को पोस्ट सेपरेशन की सेल वैल्यू दे रखी है नीचे चल के। वो कह रहा है कि अगर अपन इसको और प्रोसेस करें 200 यूनिट को, तो एक यूनिट 170 में नहीं बिकेगी, 200 में बिकेगी, और इसकी एक यूनिट 260 में नहीं बिकेगी, और प्रोसेस करोगे तो 300 में बिकेगी। तो मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या है? 200 इंटू 200, 200 इंटू 300, ये नहीं है, 260 नहीं है। फिर जो आंसर आएगा उस पर अगर तुम बांट रहे हो तो मेथड कहलाएगा मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड। समझ गए? 3 मेथड समझ गए अभी के टाइम में? चलो, एवरेज यूनिट मेथड बहुत मस्ती आ रही है। एवरेज यूनिट मेथड में क्या करते हैं? ये 60,000 को ये 1000 से डिवाइड कर देते तो एवरेज कॉस्ट आ जाती है 60 रुपया। एक यूनिट का 60 रुपया, तो 500 का कितना, तो 200 का कितना, तो 300 का कितना, सबको 60 से इंटू कर दो, जॉइंट कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। ये जॉइंट कॉस्ट बढ़ गई, खत्म। यूनिट पे बांटना है जॉइंट कॉस्ट। समझ में आता हो तो आगे बढ़ो। आता है समझ में? हाँ, 60,000 रुपये में 1000 यूनिट बनाई, तो 60,000 को 1000 से डिवाइड किया तो 60 रुपया एक यूनिट की कॉस्ट आई। 500 इंटू 60 तो ए की आ जाएगी, 200 इंटू 60 तो बी की आ जाएगी, 300 इंटू 60 तो सी की आ जाएगी। ये जॉइंट कॉस्ट सबकी बढ़ गई। ठीक है, सबको ऐड करोगे तो 60,000 रुपया आएगा। ठीक है, ये हो गई अपना एवरेज कॉस्ट मेथड। आगे बढ़ो यहाँ से। अब आता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड बोलता है कि जॉइंट कॉस्ट के 2 टुकड़े कर दो। ठीक, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बोलता है कि जॉइंट कॉस्ट के 2 पार्ट करो। वो हम नहीं करते, क्वेश्चन ही करके दे देता है। वो है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट को तुम लोग बांटो apportion on the basis of physical units। कोई भी मेथड फॉलो करके वेरिएबल कॉस्ट को बांटो, अपन फिजिकल यूनिट मेथड फॉलो करके वेरिएबल कॉस्ट को बांट। ठीक है, उसके बाद क्या करो? उसके बाद सेल लो, एपोर्शन करो, किसमें? ए और बी में, ऐसे एपोर्शन करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो? उसके बाद सेल लो, अरे यार कहा लो, याद दे देते हैं। सेल लो ए और बी की, लेस कर दो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और लेस कर दो वेरिएबल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, अगर हो तो, इफ एनी। ठीक है, इफ एनी, ये दोनों लेस कर दो। तो हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको अपन बांटेंगे एपोर्शन ऑन
द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये कहता है कि पहले वेरिएबल कॉस्ट लो, उसे फिजिकल यूनिट में बांट दो, तो वो बढ़ जाएगी फिजिकल यूनिट में, 2 पार्ट हो गए उसके। फिर ये कहता है अब सेल लो, सेल में से अभी जो वेरिएबल कॉस्ट तुमने बांटी वो लेस कर दो, ठीक है, फिजिकल यूनिट के हिसाब से बांटी, अपन यूनिट फिजिकल यूनिट ऊपर बढ़ के आएगी, ठीक है। अगर मान लो तुम बना रहे हो 200 और 300 यूनिट, तो 2:3 के रेशियो में बांट दो, है ना, ये होता है फिजिकल यूनिट में बांट। तो ये कहता है कि पहले जॉइंट कॉस्ट के 2 पार्ट है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को तो बांटो फिजिकल यूनिट के मेथड में, फिर बांटने के बाद सेल में से माइनस करो। अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी हो वेरिएबल वाली तो वो भी माइनस कर दो अगर हो तो उससे तुम्हारे पास क्या जाएगा, और ये नहीं है तो बस ये दोनों माइनस होते ही कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन जो आए उसके रेशियो में इसको बांट दो फिक्स कॉस्ट को, तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कौन सा मेथड? यहाँ वेरिएबल कॉस्ट अलग बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट अलग बढ़ेगी। समझ गए बात? अब अपन देखते कैसे करते क्वेश्चन सॉल्व। अभी ले लेना, पहले देख लो। ये शायद इस बार बनाया है पहली बार। चलो, वो ऊपर 4 बना रखा है कि कौन सा मेथड कब यूज़ होता है ये बता रखा है। बोलता है कि फिजिकल यूनिट मेथड यूज़ होता है जब यूनिफॉर्म प्राइस हो। सही बात, ठीक है, यूनिफॉर्म प्राइस में यूज़ होता है फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में तुम सब ये मानते हो कि हर यूनिट को बराबर कॉस्ट देनी है, तो हर यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, हर यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई, यूनिफॉर्म हो गई। यही तो मानते हो फिजिकल में। आज तुम लोगों ने यहाँ क्या किया, एवरेज के अंदर ये क्या किया तुम लोगों ने, जॉइंट कॉस्ट लेकर 60,000 लेकर 1,000 से डिवाइड कर दिया। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हर एक यूनिट की कॉस्ट 60 रुपया है, यानी कि तुम सारी यूनिट को ABC को क्या मान रहे हो, इक्वल मान रहे हो, यूनिफॉर्म मान रहे हो, तभी तो डिवाइड कर रहे हो। समझ में आती है बात? जब भी हम सब में बराबर बराबर बांटना शुरू कर दे, सबको बराबर देना शुरू कर दे, तो हम ये मान रहे हैं कि सबकी वैल्यू मतलब A, B और C हर यूनिट की वैल्यू क्या है, बराबर। ये समझ में आती है बात? हाँ, तो फिजिकल के अंदर अपन सबको क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म। NRV एंड स्प्लिट ऑफ पॉइंट ये तब यूज करते हैं, ये कह रहा है ये तब यूज करते हैं व्हेन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड स्प्लिट ऑफ इज नॉट नोन। NRV मेथड तब यूज करते हैं जब स्प्लिट ऑफ के बाहर आते ही जो प्रोडक्ट बाहर आया A और B, उसकी NRV उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पता नहीं है मेरे को, तब NRV यूज करता हूँ। अगर मेरे को A की रियलाइजेबल वैल्यू B की रियलाइजेबल वैल्यू पता हो वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू के रेशियो में बांट दूंगा ना जॉइंट कॉस्ट को। पता नहीं है तभी तो क्या निकाल रहा हूँ, NRV। फिर ये कहता है टेक्निकल एस्टिमेट यूज करो, तो ये कहता है व्हेन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट डज नॉट मैच विद द रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय जॉइंट प्रोडक्ट। मतलब तुमने NRV यूज करके देखा तो तुम्हें लगा कि यार जो खर्चा मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा, मतलब इन दोनों ने जितना रिसोर्सेज यूज किया है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा, थोड़ा फर्क पड़ रहा है, एक को कम और एक को ज़्यादा मिल रहा है। तो उस केस में तुम लोग किसका यूज़ करो, टेक्निकल एस्टिमेट, क्योंकि टेक्निकल लोग ही तो बता पाएंगे ये चीज़ कि खर्चा सही नहीं मिल रहा। पता कैसे पड़ेगा बांटने के बाद सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अभी तक तुम खर्चा बांट गया, तुम्हें लगा क्या किसी को देख के कि सही मिल रहा है नहीं मिल रहा? नहीं ना। तो टेक्निकल एस्टिमेट वाले बंदे वही होते हैं फैक्ट्री के अंदर, टेक्निकल लोग होते हैं, ठीक है, जिनका काम टेक्निकल एस्टिमेट करना होता है। तो वो लोग अपने हिसाब से देख लेते हैं कि यार ये खर्चा जो अपन बांट रहे हैं ना सही तरीका नहीं है बांटने का, तब फिर वो लोग अपने हिसाब से सबको इंपॉर्टेंस देते हैं, वेट देते हैं, वैल्यू देते हैं, ठीक है। ये कह रहा है मार्केट वैल्यू एट अ पॉइंट ऑफ सेपरेशन, पॉइंट ऑफ सेपरेशन जहाँ से प्रोडक्ट अलग हुआ, A B हुआ, ठीक है। ये कह रहा है वेयर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आर इनकर्ड, अलग अलग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगे तब पहले वाली मार्केट वैल्यू पे बांट दो, ठीक है। फिर ये कह रहा है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली मार्केट वैल्यू, मतलब अब प्रोडक्ट बाहर आया A B, अब उसका क्या हुआ, फर्दर प्रोसेसिंग, अब उसके बाद की मार्केट वैल्यू पे बांटो। वो कब बांटते हैं, सिंपल से इसका उल्टा लिख देंगे, व्हेन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर आर प्रोपोर्शनेट एंड ऑल जॉइंट प्रोडक्ट आर सब्जेक्ट टू द, तब ये वाला मेथड यूज करते हैं।
सारे ही प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, फर्दर प्रोसेस होने चाहिए, तब ये वाला यूज़ कर सकते हो। एक फर्दर प्रोसेस हो रहा है, एक हो ही नहीं सकता, तब ये कैसे यूज़ करोगे? तब तो सबसे बढ़िया मेथड यही होता है। तो फर्दर प्रोसेसिंग सब पे बराबर ना हो, यानी कोई फर्दर प्रोसेस हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी करेंगे, ये नहीं कर सकते, ये वाला यूज़ नहीं कर सकते। कोई फर्दर प्रोसेस हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, तो ये यूज़ तब यही करना पड़ेगा। और सारे ही बराबर फर्दर प्रोसेस हो रहे तब तुम लोग ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पागल है, व्हेन यूनिट प्रोड्यूस हैव सेम यूनिट्स, ये दोनों मेथड सेम ही होते हैं यार। कभी कभी फोकट का जस्टिफिकेशन देने बैठ जाता है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ए एंड बी यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड अपन ने पढ़ा। आओ क्या करें, सेल दे रखी है, जॉइंट कॉस्ट दे रखा है, और जॉइंट कॉस्ट अलग अलग दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। तो ये 400 को तो 100 120 में बांट दो, ये 400 को 100 120 में बांट दिया। कोई डाउट हो तो बोलो, बांट दिया पक्का। अब इसको ही बांटना है क्योंकि जॉइंट कॉस्ट है ना दोनों के दोनों। पहले जॉइंट कॉस्ट के 2 पार्ट किए, 4 याद है ना दिमाग में। वेरिएबल वाले को बांटो फिजिकल यूनिट में, फिर उसको बांटने के बाद सेल लो, ये सेल लो मल्टीप्लाई करके, उसमें से ये जो बांटा उसको लेस कर दो। सेल है 6000 और ये है 2000, 6000 2000 माइनस करके आया, उसे कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। इसने यहाँ टेबल बना रखी है ऐसे, अपन तो ऐसे बनाते हैं टेबल, नीचे लिखकर ए और बी वहाँ लिखते। महान आदमी कुछ भी कर सकता है। फिर ये 3600 ले लिया सेल, माइनस कर दिया ऊपर ये 2400, ये रहा 2400, तो ये आया 1200। 40 और 12 के रेशियो में बांट दो, ये 40 और 12 के रेशियो में बांट दी फिक्स कॉस्ट को। देख लो आराम से, ये देख लो, ऐसे ही नहीं आते बस, ये तुम्हारे उसमें आ जाएंगे एमसीक्यू में 2 नंबर में। यार 2 नंबर तो बहुत है यार, टिकी तो लगा रहा है, चाय कंपनी है, तुम कैलकुलेटर लोगे तुम्हें लगेगा मस्ती मस्ती रहेगी तुम्हारे लिए। तो इससे टिपिकल तो वहाँ आ जाते थे 1 नंबर में। हाँ OMR मिलेगी, और वो जो तुम्हारे MCQ है वो वापस ले लेंगे तुमसे। इंटर में या फाइनल में? फाइनल में ले लेंगे, तीनों में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि फाइनल में तो देने का शुरू कर दिया इन लोगों ने, इंटर में भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है यार, मज़ेदार, मज़ा आ गया। मतलब मैं ही तुम्हें बता दूंगा एग्ज़ाम के बाद कि तुम्हें फाइनल पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये बता दूंगा, ठीक है। भगवान करे तुम्हें सिर्फ फाइनल ही पढ़ना हो। हाँ, सारे के बाद ही बताऊंगा। कभी भी पेपर देकर आकर पेपर का एवेल्यूएशन नहीं करते, कभी नहीं करते। पेपर लो, साइड में रख दो, अपना पढ़ो। जरा सा भी खराब गया, दिमाग थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ, एफिशिएंसी में फ़र्क आ जाता है। भले थोड़ी आए, आएगा ज़रूर। फिर डिपेंड करता है तुम लोड कितना लेते हो, ठीक है। मेरी तरह हो तुम लोग तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और तुम लोड लेने वाले बच्चे हो, तुम लोड ले लेते हो। अब मैं भी कभी लोड लेता हूँ जब मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है कि यार ये पेपर में तो अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसमें जब मेरे को लगता है यार इसमें तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऐसा हो गया, तो थोड़ा लोड तो मैं भी ले लेता हूँ। इसीलिए क्या होता है, इवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए। मन तो नहीं मानता, मन मानेगा ही नहीं। पेपर हाथ में आएगा और इवैल्यूएशन तो करोगे ही करोगे, तो मत किया करो ये चीज़ें। इससे क्या होता है, बाकी दूसरे पेपर में भी दिक्कत आती है। सारे पेपर देकर आ जाना, मैं बता दूंगा, ठीक है, कि MCQ में कितने नंबर आएंगे तुम्हें। तो जैसे आप बता रहे थे कि तुम्हें MCQ सॉल्व करना, उनसे उस तरह से करना पड़ेगा, तब मतलब करना ही पड़ेगा OMR। हाँ नहीं, तुम्हें तो करना पड़ेगा ना, ठीक। अरे नहीं नहीं, वो तो रफ वर्क वगैरह होता है, वो तो उसके कोई टेंशन नहीं। तो डायरेक्ट कर देना। सॉल्व तो तुम्हें करना पड़ेगा। सॉल्व मतलब ये है कि तुम्हारे खुद के लिए टिक लगाने के। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सबसे शानदार इलस्ट्रेशन है, ये आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। वो छोटे मोटे जो थे वो MCQ में पूछ सकता है, ठीक। इनऑर्गेनिक केमिकल परचेज सॉल्ट्स एंड प्रोसेस इट इनटू मोर रिफाइंड प्रोडक्ट सच एज कास्टिक सोडा और क्लोरीन और PVC। ये सॉल्ट खरीदता है, ठीक है, और उससे कास्टिक सोडा, क्लोरीन और
पीवीसी बनाता है। इन द मंथ ऑफ जुलाई इनऑर्गेनिक केमिकल परचेज सोल्ड फॉर 40,000, 40,000 का सोल्ड खरीदा। $40,000 का सोल्ड खरीदेगा तो इस वाली मशीन में तो जाएगा, इस वाली मशीन में डालेगा ना, तभी तो जाके अलग होगा कास्टिक सोडा वगैरह, क्लोरीन और कास्टिक सोडा अलग होगा, ठीक है। तो इस मशीन में जाएगा तो खर्चा कौन सा कहलाएगा? समझ में आती है नहीं आती बात? कास्टिक सोल्ट खरीदा है तो इस मशीन में जाएगा, इस मशीन में जाएगा और दूसरा भी खर्चा लगेगा, सब मिलके कहलाएंगे। इसका मतलब सोल्ट का खर्चा जॉइंट कॉस्ट है ना, उसको अपन को बांटना है। समझ में आती है तो बात? तो ये जॉइंट कॉस्ट, कन्वर्शन कॉस्ट ये भी जॉइंट कॉस्ट है। कन्वर्शन कॉस्ट पता है ना क्या होता है? क्या क्या आता है इसमें? लेबर ओवरहेड आता है, मटेरियल नहीं आता कभी भी, मटेरियल मत जोड़ देना इसमें। तो 60 और 40 ये दोनों मिलकर हो गए 1 लाख। 1 लाख जॉइंट कॉस्ट है इसकी, इस क्वेश्चन की। वर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक लगते हैं, बताई रहा है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक लगते हैं, यानी कि जॉइंट कॉस्ट है, ठीक है। स्प्लिट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, जॉइंट कॉस्ट भी बोलते हैं, प्री सेपरेशन भी बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एट विच टाइम टू सेलेबल प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस, 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट? कास्टिक सोडा और क्लोरीन। क्लोरीन को तुम फर्दर प्रोसेस करो तो फिर वो बनता है पीवीसी, यानी ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं बस सोल्ट से। इसे फर्दर प्रोसेस करोगे तो पीवीसी बनेगा, यानी कास्टिक सोडा फर्दर प्रोसेस नहीं होता। अगर मार्केट वैल्यू देखो तो बिफोर सेपरेशन या आफ्टर सेपरेशन कौन सा बढ़िया है यहाँ पर? बिफोर बढ़िया है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इसके बाद बोलता है ऑल 800 टन्स, ये 800 टन ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 20,000, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। क्लोरीन को पीवीसी बनाने की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000, ठीक है। बढ़ू यहाँ से आगे, ये 800 यूनिट है, इसे फर्दर प्रोसेस करो तो 500 यूनिट पीवीसी बनता है। सर 800 से 500 ही बन रहा है, 300 का गया, खत्म, गया, गायब, वेस्टेज, ठीक है, प्रोसेस में उड़ गया। तो इससे इतना ही पीवीसी बनता है। अब जाहिर सी बात है कि पीवीसी बिक रहा है मार्केट में कितना? 200। देखो बनाए 500, बेचा ही 500, है ना, मेन है वो सेलिंग प्राइस वाला कॉलम। अब ये कह रहा है कि अगर 800 को तुम मशीन में डाल के पीवीसी बनाओगे तो खर्चा आएगा 20,000 का, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है दिमाग में? देयर वॉज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ कास्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी। कोई स्टॉक कुछ भी नहीं है, यही माल है जो हमने बनाया है, यही स्टॉक है, यही सब कुछ है, ना ही कोई ओपनिंग स्टॉक है, ना ही कोई क्लोजिंग स्टॉक। देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन इनऑर्गेनिक केमिकल, क्लोरीन का ही मार्केट है, तुम चाहो तो क्लोरीन बेच सकते हो डायरेक्ट मार्केट में, ठीक। केमिकल इनऑर्गेनिक केमिकल कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स जुलाई प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एड, कुड हैव सोल्ड, बेच सकता है वो कितने में? पर टन। अगर तुम ये बेचने जाओगे 75 रुपया आएगा। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लोरीन बेचना बढ़िया है, पीवीसी बेचना बढ़िया है? क्यों? क्या फायदा हो रहा है पीवीसी बेचने में? और हो रहा है तो कितना हो रहा है? क्यों बढ़िया है? कितना फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है तो कितना हो रहा है? कितने हजार का फायदा हो रहा है ये बताओ मेरे को। 2 सेकंड ले लो। 20,000 का फायदा हो रहा है। चलो देखते हैं, अगर ये बेचे तो 200 में बिकेगा और ये बेचे तो 75 में बिकेगा, तो 200 और 75 है ना, माइनस तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये 800 इंटू 200, सॉरी 800 इंटू 75, 800 इंटू 75 60,000 और 500 इंटू 200 1 लाख। एक जगह मिल रहा है 1 लाख, एक जगह मिल रहा है 60,000, ठीक है। माइनस किया तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आया 40 का, ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट 20 का फायदा हो रहा है, तो पीवीसी बनाकर बेचे, है ना, समझ में आ रहा है? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दोनों से कमाई कितनी हो रही है वो माइनस कर दो, और दोनों में खर्चा कितना आ रहा है वो माइनस करके लिख दो, ठीक है। आई बात समझ में? चलो
क्या पूछ रहा है मेरा भाई? शो हाउ जॉइंट कॉस्ट 1 लाख वुड बी अपॉर्शन बिटवीन कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इस मेथड से बांट के दिखाओ। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल वैल्यू लेना है स्प्लिट ऑफ का, तो सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ की है 50 और ये 75, ठीक है, समझ में आया? सुनो सुनो पहले सुनो, ये कह रहा है कि जॉइंट कॉस्ट जो 1 लाख रुपया है इसे बांटो, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट लो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला कास्टिक सोडा का 50 है, ठीक है, और क्लोरीन का ये नीचे दे रखा 75, यहाँ निकलना चाहो तो 75, ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 1200 इंटू 50, 800 इंटू 75, पहले सुन लो फिर लिख लेना। 1200 इंटू 50, 800 इंटू 75, सेल वैल्यू आ गई, समझ में आ रही है कुछ बात? सेल वैल्यू आ गई ना? अरे 1200 यूनिट, 1 यूनिट की सेल वैल्यू 50 है, 800 यूनिट 1 यूनिट की सेल वैल्यू ये रही 75, तो 1200 इंटू 50, 800 इंटू 75, सेल आ गई दोनों की, इस रेशियो में बांटना है, ठीक है। पचास 50, ठीक है, चलो। फिजिकल यूनिट मेथड में 1200 और 800 में बांट देना है, 1200 और 800 में बांट दिए, ठीक है, 1 लाख को। चलो मजे आ रहे? एस्टिमेटेड एनआरवी, आओ एनआरवी निकाले, करे कार्यक्रम शुरू। ये ले लिया सेल वैल्यू, अब ध्यान से सुनना, सेल वैल्यू देखो कैसे लेते, कमाल की बात, एनआरवी के अंदर कमाल की बात। 1200 यूनिट इंटू 50 किया, और ये 500 लिया, 500 पीवीसी लिया है, क्लोरीन के अंदर पीवीसी लिया है, समझो बात को। 800 इंटू 75 नहीं लिया, क्लोरीन लिखा हुआ है, 800 है क्लोरीन, 75 रुपए का, लेकिन क्लोरीन में क्या ले रहे? पीवीसी। एनआरवी निकालना है ना, तो उल्टा चलेंगे, तो हमेशा एनआरवी का रूल होता है लास्ट से उठाकर, लास्ट में जो वैल्यू होता है, लास्ट की वैल्यू वहाँ से उठाकर पीछे तक लेकर आते, जहाँ तक ला सकते, जो भी चीज़ें माइनस कर सकते करेंगे माइनस, ठीक है। इसीलिए है क्लोरीन और ले रहे पीवीसी की यूनिट, पीवीसी की सेल वैल्यू, समझ में आया? 800 और 75 को नहीं लिया, क्योंकि जहाँ पर क्लोरीन बनता है 800 रुपये का, 800 यूनिट, जहाँ पर क्लोरीन बनता है 800 यूनिट 75 रुपये का, वो फिर आगे फर्दर प्रोसेस होता है, और फर्दर प्रोसेस होकर यहाँ पीवीसी बन गया हो। अब मैं पीवीसी से शुरू करूंगा और उल्टा चलूंगा, ये चला मैं उल्टा, मैं कहाँ पहुंच गया? अभी किसके पास पहुंचा? क्लोरीन के पास पहुंच गया, समझे कि समझे? यह है क्लोरीन का एनआरवी, कैसे निकालोगे वो, समझे कि समझे? तो क्लोरीन से बना पीवीसी, मैं पीवीसी से उल्टा चल के पहुंचा दोबारा क्लोरीन के पास, एनआरवी में उल्टा ही चलते हैं, यही तरीका है एनआरवी का, ठीक है, समझ में आया? अब वो क्या है कि अगर तुमसे ऐसे बोलता ना क्लोरीन फर्दर प्रोसेस होता है और पीवीसी नाम नहीं लेता, ठीक है, तब तो तुम यही लेते 200 इंटू 500, वो तो उसने नाम पीवीसी रख दिया, तो तुम्हें कंफ्यूजन हो गई, या क्लोरीन में पीवीसी क्यों लूँ? समझे मैं क्या कह रहा हूँ? देखो तुम्हें ये डाउट जो भी यहाँ हो रहा है, जिस भी बच्चों को इसको देखते ही डाउट हुआ, उसको यहाँ नहीं हुआ था डाउट, जब मैं तुम्हें ये बता रहा था कि अपन यहाँ टोटल कॉस्ट में से ऐसे ये लेस करते हैं, फिर ये प्रोसेसिंग आती है, फिर ये लेस करते हैं, ये तब नहीं हुआ था डाउट, है ना। लेकिन जब तुम्हें ये बता दिया कि ए का नाम बदल जाता है, ए का नाम इस मशीन से निकल के बदल जाता है, और ए का नाम हो जाता है एक्स, है ना, ए का नाम क्या हो जाता है, तो यहाँ सेल वैल्यू किसकी लेंगे? अरे यार मैंने क्या कर दिया, ये आएगा ए और ये आएगा बी, ए फर्दर प्रोसेस हो गया, उसका नाम बदल के क्या हो जाता है? एक्स, तो यहाँ सेल वैल्यू किसकी आएगी? हाँ, तभी तो फर्दर प्रोसेसिंग लेस होगा, ठीक है। नाम बदलने में ही तो दिक्कत आ रही है, हमें नाम मत बदलो, हम तो वही लेते हैं पीवीसी, नाम बदल दिया, पीवीसी रख दिया, तो हमें डाउट हो रहा है यार क्लोरीन के अंदर पीवीसी क्यों ले लिया, समझे कि समझे? तो देखो कैसे सिर्फ एक नाम बदलने से ही हमारी पिक्चर बन जाती, आई बात समझ में? यहाँ पर ए और बी भी फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं, मगर फर्दर प्रोसेस होकर उसका नाम नहीं बदल रहे, हम वही नाम है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तुम सेल वैल्यू कौन सी ले रहे हो? तुम यही तो ले रहे हो, लास्ट वाली। हाँ, एनआरवी निकालने के लिए कौन सी सेल वैल्यू लेते हो? लास्ट वाली। अभी कौन से समझ में आता है तुम्हें? हाँ, तो यार रखना क्लोरीन के अंदर पीवीसी की सेल वैल्यू लेंगे, क्योंकि क्लोरीन ही फर्दर प्रोसेस होकर क्या बना है?
पीवीसी, ये क्लोरीन है, ये फर्दर प्रोसेस होकर पीवीसी बना है, तो पीवीसी से शुरू करके क्लोरीन तक पहुंचेंगे। कौन से समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। पक्का? बढ़ो आगे। ये भाई इंटू कर दिया, ये आया अमाउंट, उसके बाद अपन ने लेस किया स्प्लिट ऑफ, यही 20,000 ही लेस कर सकते हैं, ये तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं मेरा भाई, ठीक। तो ये आ गया 60 और ये आ गया 80, बस 60 और 80 के रेशियो में बांट दो, 3 और 4, 3 और 4 के रेशियो में बांट दो, 1 लाख, ये 1 लाख 3 और 4 के रेशियो में, खत्म। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली। हटा दूं? लाइफ टाइम स्विमिंग पूल। चलो मेरी बात सुनो, अपन को एनआरवी का ज्ञान हो गया पूरा? हाँ, कि और कुछ भी बाकी है एनआरवी में? जितना ज्ञान तुमने लिया उससे तुम्हें क्या लगता है कुछ बाकी हो सकता है? और हाँ, एक ज्ञान और बाकी है, वो मिलेगा चैप्टर खत्म होने के बाद, मतलब ये वाला पार्ट खत्म होने के बाद अनसोल्ड में मिलेगा उसका ज्ञान, ठीक है। अभी तक का एनआरवी का ज्ञान तुम्हारे पास है, अभी तक जो बात बोली गई लास्ट से स्टार्ट करके शुरू तक आते, ठीक है। अब एक चीज़ और रह गई है एनआरवी की, सिर्फ एक लास्ट चीज़, वो आएगी अनसोल्व क्वेश्चन में, ठीक है। आ जाओ चलो। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर्स टू परचेस 800 टन ऑफ क्लोरीन। भाई ये लाइफ टाइम स्विमिंग पूल वाले ने वो कहा हम 800 टन परचेस करेंगे 75 रुपये में क्लोरीन, आपका पूरा क्लोरीन हम खरीद लेंगे। इन लोगों ने कहा स्विमिंग पूल वालों ने। दिस सेल ऑफ क्लोरीन वुड मीन दैट नो पीवीसी। इसका मतलब क्या हुआ? पीवीसी नहीं बनेगा। एक्सप्लेन हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर फॉर द मंथ वुड अफेक्ट ऑपरेटिंग इनकम। हम बोल रहे हैं 20,000 का लॉस होगा, पहले तो निकाल के बैठे मन लो, अपन इससे समझदार है। ये 20,000 का लॉस होगा ये बोल दे, खत्म, इनकम 20,000 से कम हो जाएगी। ये सब पहले निकाल चुके हैं अपन, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। दो चीज़ को कंपेयर करने में हमेशा इंक्रीमेंटल यूज़ करते हैं। एफएम में भी किया होगा शायद, कैपिटल बजटिंग के अंदर। भगवान भला करे तुम्हारा, वहाँ तो और अच्छा होता है ना। इंक्रीमेंटल तो वही अच्छा होता है, सबसे बढ़िया। अब आता है मेथड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना यार। ये देखो, ये देख लो बस, ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। बाई प्रोडक्ट अगर आए, अभी तक जॉइंट प्रोडक्ट की बात चल रही थी, जॉइंट प्रोडक्ट बांटना सीख रहे थे तुम लोग, ठीक है। लेकिन अगर बाई प्रोडक्ट आए, क्या है बाई प्रोडक्ट, तो क्या करोगे? अभी तक तुम लोग जॉइंट प्रोडक्ट सीख रहे थे, समझो बात को, बाई प्रोडक्ट नहीं सीख रहे थे। तो बाई प्रोडक्ट में दो बातें होती हैं, स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट वैल्यू और सिग्निफिकेंट वैल्यू। सबसे पहले किसकी बात करें? स्मॉल वैल्यू, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू की बात। इसके अंदर तुम दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो, या तुम वो छोटी सी अमाउंट जो है उसे तुम ही ले लो, मालिक ही ले ले, कॉस्टिंग पीरियड में ले जाए और खुद ले ले, ठीक है। या फिर स्क्रैप वैल्यू की तरह कॉस्ट में से लेस कर दे, कॉस्ट में से स्क्रैप लेस कर दे ना, ऐसे स्क्रैप मान के लेस कर दे, ठीक है। अब जब मालिक ले जाएगा, जैसे आप समझो अपने एग्जाम्पल में ए बी के साथ सी भी आया और सी है बाई प्रोडक्ट और उसकी बहुत छोटी सी वैल्यू है, बहुत सस्ता है, मार्केट में बिकेगा, थोड़ा बहुत रुपया आएगा उससे, ठीक है। अब जॉइंट कॉस्ट है 1 लाख, कितनी है जॉइंट कॉस्ट? और पहली वाली मशीन में जो खर्चा लगाए वो 1 लाख है। समझ रहे हो बात को? ऐसे समझो यार तुम लोग। एक प्रोडक्ट और आ गया भाई यहाँ पर सी, ठीक है, ये सी और आ गया। स्क्रैप मतलब ये बाई प्रोडक्ट है, इसकी ज़्यादा कोई खास वैल्यू नहीं है, मात्र 10,000 वैल्यू है। यहाँ पर जो खर्चा लगा वो 1 लाख लगा। अब या तो ये 10,000 मालिक ले जाए या 1 लाख में से लेस कर दो, सीधा माइनस कर दो, क्या आएगा? 90 आएगा। वो 90 ए बी में बांट दो। अभी बात समझ में? हाँ, तो जब स्मॉल वैल्यू होगी तो दो ट्रीटमेंट होगा,
पहला या तो तुम क्रेडिट कर दो कॉस्टिंग पीएनएल में, या दूसरा ट्रीटेड एज डिडक्शन फ्रॉम टोटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू की तरह डिडक्ट कर दो, स्क्रैप वैल्यू मान लो। अब क्या बोलता है बी में, वेन द बाय प्रोडक्ट आर ऑफ कंसिडरेबल टोटल वैल्यू, ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू हो, अच्छी वैल्यू होल्ड करता हो, तब बाय को जॉइंट मान लो। फिर जो जॉइंट के साथ करते हो वही बाय के साथ करो, है ना, वो जॉइंट में लगाना सारे मेथड, वही लगा दो बाय पे, मत ले जाओ कॉस्टिंग पीएनएल में, मत करो कॉस्ट में से डिडक्ट, है ना, बस वही बोल रहे हैं। टू डिटरमिन एग्जैक्ट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट, द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन शुड बी अपोर्शन ओवर बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग अ लॉजिकल बेसिस। हाँ हाँ, ए बी सी को सी को भी प्रोडक्ट मानेंगे, जैसे ए बी को माना है ना वैसे सी को मान लेंगे, ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे सी को मान रहे हो तुम, ए बी की तरह मान रहे हो सी को भी, ठीक है, तो बस वो जो मेथड ऊपर यूज कर रहे हो, फिजिकल कर रहे हो तो फिजिकल से बांटो, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कर रहे हो तो उससे बांटो, एनआरवी कर रहे हो तो उससे बांटो, मार्केट वैल्यू कर रहे हो स्प्लिट ऑफ या कॉस्ट स्प्लिट ऑफ तो उसके हिसाब से बांटो, ठीक है। कॉस्ट स्प्लिट ऑफ क्या, मार्केट वैल्यू स्प्लिट ऑफ और मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस, जो भी मेथड यूज करो, मतलब बाय प्रोडक्ट के लिए भी वही मेथड यूज करो, ठीक है। आ जाओ, where they require फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर करे तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद देख लो कि जो वैल्यू है वो स्मॉल है क्या है, तो वही करो जो ए में किया, और लार्ज है क्या तो वही करो जो बी में किया। In this case, the NRV of byproduct and a split of point may be arrived by subtracting the further processing cost. If total sale value of the byproduct split of point is small हो तो वही करो जो A में किया, और स्मॉल ना हो सिग्निफिकेंट हो तो वही करो जो B में किया। यानी अगर मैं इसका चार्ट बना के तुम्हें दिखाऊं तो ऐसे बनता है, बाय प्रोडक्ट not require further processing, require further process, insignificant value, significant value, costing P&L or deduction from total cost, treated as joint product, insignificant value, significant value, ठीक है। आफ्टर चलो बस वही करेंगे जो इसमें किया, ये बन गई पूरी टेबल। सिग्निफिकेंट वैल्यू, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है। हाँ बताओ, हाँ हाँ, तो एनआरवी करके देखना है ना, अभी बता रहा हूँ, ये हटा दूँ। हटा दो, ये देखो क्या लिखा है उसने। इन दिस केस द एनआरवी of the byproduct and split off may be arrived at by subtracting the further processing if total sale value of byproduct as split of point। यहाँ पर क्या करना है, तुमने फर्दर प्रोसेस किया ना, उसके बाद दोबारा एनआरवी पे आना है, एनआरवी पे, ठीक है। एनआरवी को देखना है वो क्या है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद वैल्यू नहीं देखनी, फर्दर प्रोसेस करके तो कहाँ आना है दोबारा एनआरवी पे, यानी स्प्लिट ऑफ के बाद उसकी वैल्यू क्या है, समझे बात को। मतलब इसने कहा कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद वैल्यू बढ़ जाए तो बढ़ेगी, सही ऑब्वियस बात है, ठीक है। एनआरवी को देख लो,
कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है कम है, ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट लगा के। कम होगी तो वही P&L में जा भेजो या जो भी करना है, ए में जो तुम्हें बोला वो करो, और ज़्यादा होगी तो बी में जो बोला वो करो। ए और बी जब स्प्लिट ऑफ हुए उसकी एनआरवी से कंपेयर करेंगे सी की एनआरवी को। ए और बी की भी तो एनआरवी होगी, तो सी की एनआरवी को ए और बी की एनआरवी से कंपेयर करेंगे कि उसके कंपैरिजन में कितनी कैसी वैल्यू है उसकी, सिग्निफिकेंट वैल्यू है इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है। आई बात समझ? खत्म हो। मैंने कहा था ये हफ्ता भर तुम्हें, मुझे लगा नहीं यार ये जल्दी हो जाए। वही बता रहा हूँ, तभी देख रहा हूँ क्या दे रखा है। स्माइल कंपनी प्रोड्यूसर टू मेन प्रोडक्ट ना बाई प्रोडक्ट आउट ऑफ अ जॉइंट प्रोसेस। द रेशियो ऑफ द आउटपुट क्वांटिटीज ऑफ टू इनपुट क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज इन द जॉइंट प्रोसेस रिमेन कंसिस्टेंट ऑन ईयरली बेसिस। कंपनी यूज कर रही है फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट। एनआरवी of the byproduct is used to reduce the joint production cost before the joint costs are allocated to the main। देखो मेरी बात सुनो, ये सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिखा है लाइन वो पढ़ के बता देता हूँ, ट्राई करना घर पे इजी आ जाएगा। ये कह रहा है ये दो मेन प्रोडक्ट बनाते, ये कह रहा है कि दो मेन प्रोडक्ट बनाते और एक बाय प्रोडक्ट, दो मेन एक बाय। ये कह रहा है ये लोग फिजिकल वॉल्यूम यूज करते, लल्लू मेथड है ना, एनआरवी भी निकाल लेनी है। फिर ये कह रहा है जो एनआरवी है बाय प्रोडक्ट की, इसने खुद ने बता दिया बहुत कम है, तो रिड्यूस कर दो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट में से। अरे बेटा ये बात यही बताएगा, तुम्हें थोड़ी पता है कम या ज्यादा है, समझे बात को, कि जो बाय प्रोडक्ट को की वैल्यू सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है क्वेश्चन में ये खुद बताएगा, ये खुद ही बता देगा ट्रीटमेंट करना क्या है, मेन प्रोडक्ट मानना है या लेस करना है कॉस्ट में से। तो ये कह रहा है कॉस्ट में से लेस कर दो। अब तुम क्या करना, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू लेना, जैसे अपने केस में सी का 10,000, वो 1 लाख में से लेस कर देना, 90 आया, 90 को बांटना है ए और बी में, ये करना है यहाँ पर, ठीक है। डिटेल ऑफ कंपनीज ऑपरेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो। ड्यूरिंग द मंथ कंपनी इनका जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट 10 लाख कॉस्ट है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट की माइनस करके बांट दूंगा ए और बी में, ये माइनस करके बांट दूंगा 50 × 5, ये इसमें से माइनस करूंगा और इन दोनों में बांट दूंगा ए और बी में। किस में बांटूंगा, अरे किसमें, 60 और किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में बांट दूंगा, ठीक है। द मेन प्रोडक्ट आर नॉट मार्केटेबल, बस फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट बी को जो मिल रहा है वो बताना है बस, बाय यूजिंग, इजी हो जाएगा तुमसे, ये इजी नहीं है। चलो अब कल करेंगे, तुम इसमें ट्राई करना, जो क्वेश्चन तुमसे हो जाए वो तुम ट्राई करना, मैं बता देता हूँ तुमसे कौन सा हो जाएगा। ये 2 भी तुम ट्राई करना, शायद हो जाएगा, 3 भी कंफर्म हो जाएगा। वो क्लोरीन और पीवीसी वाला है ना, यहाँ बटर मिल्क, बटर और घी वाला है, बटर को और प्रोसेस करते हो तो घी बनता है, ठीक है। उसके बाद ये 4 हो तो जाएगा, मगर मैं बताऊंगा 4 तुम्हें। चलो ट्राई करना, हो जाएंगे क्वेश्चन। 4 तो मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। 4 में कुछ बताना था। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन मंगल।